डियर स्टूडेंट्स, एमए प्रीवियस के पेपर फर्स्ट में हम आज जिस विषय के बारे में जानेंगे, जिस टॉपिक का अध्ययन करेंगे, वह विषय है केंद्रीकरण बनाम विकेंद्रीकरण, अर्थात सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन। संगठन की अनेक समस्याओं में से एक यह समस्या भी महत्वपूर्ण है कि प्रशासन का पूर्ण नियंत्रण, एकता एवं निश्चिंतता की स्वाभाविक इच्छा का जनता की इस मांग से किस प्रकार सामंजस्य बैठाया जाए कि सरकारी प्रशासन को स्थानीय भावनाओं के अनुरूप होना चाहिए। दूसरे शब्दों में हम कहें तो संगठन के संबंध में एक मुख्य समस्या ये उठती है कि सरकारी प्रशासन को केंद्रीकृत रखा जाए अथवा उसका विकेंद्रीकरण किया जाए। जहां नियोजित अर्थव्यवस्था सशक्त एवं प्रभावशाली प्रतिरक्षा तथा राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता केंद्रीकरण पर बल देती है, वहां सामान्य जन सहयोग से लोकतंत्र की स्थापना का आश्वासन और क्षेत्रीय स्वायत्तता की बढ़ती हुई मांग विकेंद्रीकरण का समर्थन करती है। भारत में योजना आदेश केंद्रीकरण का प्रतीक है, तो पंचायती राज क्या है? तो पंचायती राज विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति का। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का अभिप्राय जाने, इसका अर्थ देखें तो केंद्रीकरण का अभिप्राय कि सत्ता शीर्ष अथवा उसके आसपास एकत्रित होनी चाहिए, अर्थात केंद्रीकरण का अभिप्राय संगठन के शीर्ष या शीर्ष के समीप सत्ता के जमाव से है, परंतु विकेंद्रीकरण को हम इस अभिप्राय से जान सकते हैं कि संगठन के विभिन्न स्तरों पर सत्ता के वितरण से है। यानी कि विकेंद्रीकरण का अर्थ है अनेक व्यक्तियों या इकाइयों के मध्य सत्ता के विभाजन की व्यवस्था। व्हाइट के अनुसार प्रशासन के निम्न तल से उच्च तल की ओर प्रशासकीय सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया को केंद्रीकरण कहा जाता है, जबकि इसके ठीक विपरीत व्यवस्था को विकेंद्रीकरण कहा जाता है। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के अर्थ को हम और भी स्पष्ट कर सकते हैं और इस प्रकार से कर सकते हैं कि विकेंद्रीकरण के संबंध में जो विभिन्न पक्ष हैं उसको देखें और उसके जो विपरीत व्यवस्था का प्रबंध होता है वो विकेंद्रीकरण है। प्रशासकीय पहलू में हम देखें, प्रशासकीय एस्पेक्ट में देखें तो सत्ता का हस्तांतरण इस प्रकार किया जाए कि स्वेच्छा से कार्य करने का विशाल क्षेत्र जो है अधीनस्थ अधिकारियों को सौंपा जाए तथा शीर्षस्थ मुख्य अधिकारी को कम से कम प्रश्न संबोधित किए जाए। ये विकेंद्रीकरण के पक्ष में जो विचार प्रस्तुत है। दूसरा, प्रशासकीय पहलू में और देखें तो संगठन की व्यक्तिगत इकाइयों को अधिक शक्ति सौंपी जाए तथा मुख्य कार्यालय में नियंत्रण की कुछ मूल शक्तियों को ही रखा जाए। विकेंद्रीकरण के पक्ष में अगर राजनीतिक एस्पेक्ट में बात की जाए तो निर्वाचित निकायों के हाथों में अधिक शक्ति सौंपी जाए और प्रशासन के कार्यों में जनता का पूरा सहयोग रहे। वहीं भौगोलिक पहलू में जनता के निकट की तथा मुख्य कार्यालय के दूर की क्षेत्रीय इकाइयों को स्वतंत्रता दी जाए। साथ ही विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए विभिन्न विभागों को कार्य की स्वतंत्रता दी जाए। इस तरह से कार्यात्मक पहलू में भी ये विकेंद्रीकरण के पक्ष में जो बात है, इस विकेंद्रीकृत व्यवस्था का जो सार है स्थानीय संस्थाओं को पर्याप्त शक्तियों के समर्पण या हस्तांतरण में है और इन लक्षणों के विपरीत संगठन की जो व्यवस्था होती है वह केंद्रीकरण की है।
इस संबंध में कोई विभाजन रेखा निश्चित तथा अंतिम रूप से नहीं खींची जा सकती है। अगर हम अधिक जो सरल रूप है, अधिक जो स्पष्ट रूप है, उसमें हम ये कह सकते हैं कि यदि केंद्रीय कार्यालय को अधिक शक्तियां दी हुई हैं तो वह व्यवस्था केंद्रीकृत अथवा केंद्रीकरण से निकट है, और यदि क्षेत्रीय कर्मचारियों को पर्याप्त शक्तियां हस्तांतरित की गई हैं तो वे विकेंद्रीकृत संगठन या विकेंद्रित व्यवस्था है। इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि जिस प्रशासकीय पद्धति में केंद्रीय सरकार के अधिकारियों के हाथों में अत्यधिक शक्ति निहित हो, जिसके परिणाम स्वरूप निम्नतर शासकीय स्तरों के कर्मचारियों की शक्ति और विवेक में कमी होती हो, उसे केंद्रीकृत व्यवस्था कहते हैं। इसके ठीक विपरीत जिस प्रशासकीय प्रणाली में कानून या संविधान के द्वारा स्थानीय प्रबंधकारी निकायों में काफ़ी अधिक शक्ति रखी गई हो, उसे विकेंद्रीकृत व्यवस्था कहते हैं। यहाँ पर हमको ये भी स्पष्ट हो जाना चाहिए कि विकेंद्रीकरण की योजना प्रत्यायोजन यानी डेलीगेशन के सिद्धांत से भिन्न है। दोनों के बीच मौलिक अंतर यह है कि विकेंद्रीकरण की व्यवस्था में स्थानीय निकायों को जो शक्तियाँ सौंपी जाती हैं उनके संबंध में वे प्राय स्वायत्त होती हैं और उस क्षेत्र में किए गए कार्यों का उत्तरदायित्व पूरी तरह से उनके स्वयं पर ही पड़ता है। इसके ठीक विपरीत प्रत्यायोजन में डेलीगेशन में ये स्थिति नहीं रहती। उसमें क्षेत्रीय अभिकरणों को जो कार्य सौंपे जाते हैं उन्हें करने के लिए न तो वे स्वायत्त होती हैं और न ही उनको उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। वास्तव में वह मुख्य कार्यालय के नाम पर उन शक्तियों का उपयोग करती हैं। इस संबंध में मुख्य अधिकारी समय समय पर आदेश जारी कर सकते हैं अथवा अधीनस्थ कार्यालय द्वारा लिए गए जो निर्णय हैं उनको निसंकोच बदल भी सकते हैं। विकेंद्रीकरण की व्यवस्था का निश्चय या निर्धारण इस तथ्य से किया जा सकता है कि निर्णय लेने की शक्ति कहाँ निहित है। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के निर्धारण की बात करें तो एक अभिकरण को अपनी शक्ति का किस मात्रा में केंद्रीकरण करना चाहिए तथा किस मात्रा में विकेंद्रीकरण, ये बात कई तत्वों पर निर्भर करती है। ये तत्व इस प्रकार हैं: उत्तरदायित्व के तत्व, प्रशासकीय तत्व, कार्यात्मक तत्व और बाह्य तत्व। उत्तरदायित्व का तत्व विकेंद्रीकरण पर रोक लगाता है तथा वह केंद्रीकरण के पक्ष में है। विभाग का अध्यक्ष विभाग में प्रत्येक कार्य के लिए अंतिम रूप से उत्तरदायी होता है, अतः यह स्वाभाविक है कि वह अपनी शक्ति को विकेंद्रित नहीं करना चाहता तथा ये चाहता है कि अधिक महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय करने की शक्ति उसके अपने हाथों में रहे। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण को प्रभावित करने वाले प्रशासकीय तत्व अनेक हैं। इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है कि किसी संगठन की आयु क्या है, मतलब आयु से मतलब है वो संगठन बने हुए कितना समय हो चुका है। पुराने संगठनों में विकेंद्रीकरण सरल होता है। इसका कारण ये होता है, इसकी वजह ये होती है कि उनके भीतर प्रक्रियाएं और परंपराएं भली प्रकार निर्मित हो जाती हैं या भली प्रकार स्थित होती हैं, जबकि इसके विपरीत नए संगठनों में छोटी छोटी बातों पर भी उच्चतर अधिकारियों का निर्णय प्राप्त करना आवश्यक होता है। दूसरा प्रशासकीय तत्व की संगठन की नीतियों का स्थायित्व से है। बहुधा परिवर्तन किए जाने से नीतियां अस्थायी बन जाती हैं। तीसरा महत्वपूर्ण जो तत्व है क्षेत्र कार्मिक की कार्य क्षमता है। यदि वह कार्य कुशल हों तो विकेंद्रीकरण सुगम हो जाता है, अन्यथा केंद्रीकरण ही एक मार्ग रह जाता है। कार्यात्मक तत्व भी केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण की समस्या को अनेक रीतियों से प्रभावित करते हैं। यदि किसी विभाग के कार्य बहुमुखी हों तथा उनकी प्रकृति प्राविधिक हो तो निश्चय ही उस विभाग का विकेंद्रीकरण किया जाएगा, क्योंकि विभागाध्यक्ष के पास ना तो इतना समय होगा और न ही प्राविधिक कौशल ही कि वह स्वयं उन सब का प्रबंध कर सके।
उसे प्रत्येक महत्वपूर्ण कार्य किसी न किसी प्रभाग या शाखा को सौंपना होगा जो मोटे तौर पर उसके निर्देशन के अंतर्गत उस विषय के बारे में स्वतंत्र रूप से उत्तरदायी होंगे। परंतु यदि किसी विभाग को प्रतिरक्षा, यातायात आदि के मामले से संबंधित कोई ऐसा कार्य सौंपा गया जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर समरूपता आवश्यक हो, तो उस समरूपता की स्थापना के लिए केंद्रीकरण अनिवार्य हो जाएगा। केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण को प्रभावित करने वाले कुछ बाह्य तत्व भी होते हैं। यदि विकास योजना जैसे किसी कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए लोक समर्थन अथवा जनता के समर्थन की आवश्यकता हो, तो उसकी प्राप्ति के लिए विकेंद्रीकरण अनिवार्य हो जाता है। और यदि एक संगठन में यह आवश्यक हो जाए कि आंतरिक कार्यों के अतिरिक्त बाह्य समस्याओं पर भी ध्यान दिया जाए, जैसे नागरिकों को प्रशासकीय प्रक्रिया में शामिल करना, अन्य संघीय, राज्यीय, स्थानीय अधिकरणों के साथ सहयोग करना, क्षेत्रीय कार्यों पर राजनीतिक दबावों का ध्यान रखना आदि, तो विकेंद्रीकरण किया जा सकता है। वर्तमान समय में देखें तो वर्तमान समय में लगभग सभी देशों में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति का प्रसार हो रहा है। इस प्रसार के इस विकास के जो पक्ष में अनेक प्रभाव कार्य कर रहे हैं वो इस प्रकार हैं। यातायात तथा संचार के शीघ्रगामी साधनों के कारण केंद्रीय सरकार के लिए दूरवर्ती प्रदेशों के साथ संपर्क स्थापित करना और उनसे अपने आदेशों का पालन करवाना और उन पर प्रभुत्व स्थापित करना सुगम हो गया है। दूसरा जो कारण है कि वर्तमान परिस्थितियों में स्थानीय संस्थाओं के वित्तीय साधन केंद्रीय सरकार की तुलना में बहुत कम होते हैं, अतः उन्हें सहायता के लिए केंद्रीय सरकार के अनुदानों पर अवलंबित रहना पड़ता है। वर्तमान समय में अधिकांश विचारक इस मत को भी मानते हैं कि प्रशासन में केंद्रीय निरीक्षण, देखभाल और नियंत्रण से कार्य अधिक कुशलता और क्षमता के साथ किए जा सकते हैं। केंद्रीकरण में कुशलता का कारण या वजह यह भी होती है कि उसमें अधिक योग्यता और अनुभव रखने वाले कर्मचारी कार्य करते हैं। उनका दृष्टिकोण राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने के कारण अधिक व्यापक और विशाल होता है, अतः वे किसी भी प्रश्न पर अधिक अच्छी तरह से निर्णय लेने में, उसके अनुसार सफलतापूर्वक कार्य करने में अधिक समर्थ होते हैं। आर्थिक नियोजन और प्रतिरक्षा की आवश्यकता भी केंद्रीकरण के पक्ष में बल देती है। देश की आर्थिक उन्नति एवं विकास के लिए किए जाने वाले नियोजन में भी केंद्रीय सरकार का संचालन और निर्देशन आवश्यक समझा जाता है, ताकि सभी योजनाएं राष्ट्र को अधिकाधिक हित पहुंचाने की दृष्टि से बनाई जाएं, न कि कुछ विशेष प्रदेशों को लाभ पहुंचाने के संकीर्ण दृष्टिकोण से। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण में कौन सी पद्धति अच्छी है ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के अपने अपने गुण दोष हैं। वो इस प्रकार हैं। आजकल केंद्रीकरण की बढ़ती हुई लोकप्रियता का जो कारण है, उसके लिए इस केंद्रीकरण के कई गुण हैं, जैसे कि केंद्रीकृत व्यवस्था में प्रशासन की सभी इकाइयों पर केंद्रीय सत्ता का पर्याप्त और प्रभावशाली नियंत्रण रहता है। दूसरा, केंद्रीकृत व्यवस्था में एकरूपता रहती है। केंद्रीकृत व्यवस्था के प्रशासन में मितव्ययता रहती है। केंद्रीकृत प्रशासन में राष्ट्रीय हित सर्वोपरि रहता है और साथ ही केंद्रीकरण का अर्थ ये कि नागरिक को केवल एक ही प्रशासन पर ध्यान देना होता है, जो कि उसके लिए सुविधाजनक होता है, सरल हो जाता है और वह सार्वजनिक अधिकारियों के कार्यों को समझ सके और उसके बारे में कोई निर्णय ले सकता है। वहीं केंद्रीकरण के गुणों के साथ कुछ दोष भी हैं। सबसे पहले तो केंद्रीकरण के विरुद्ध जो पहला सबसे बड़ा तर्क दिया जाता है, जो दोष है, कि इसके परिणाम स्वरूप प्रशासन के उच्च स्तरों पर कार्य इकट्ठा होता रहता है, जिससे कि सफल क्रियान्वयन में अवरोध उपस्थित हो जाते हैं। दूसरा जो दोष कहा जा सकता है कि केंद्रीय अधिकारी जनता से बहुत दूर होते हैं तथा वे स्थानीय दशाओं तथा समस्याओं से निकट से परिचित नहीं होते हैं।
इसमें शासन की समूची जो नीतियाँ होती हैं उनका निर्माण केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है तथा प्रशासन में लचीलापन नहीं रह पाता है। केंद्रीकरण के फलस्वरूप प्रशासन में लोक अभिक्रम तथा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने के अवसर बहुत कम हो जाते हैं। साथ ही इस व्यवस्था में स्थानीय जनता से सहयोग प्राप्त करने के अवसर बहुत कम होते हैं और जनता प्रशासन में दिलचस्पी और भाग लेना कम कर देती है। केंद्रीकरण के गुण दोषों की बात करने के बाद हम देखेंगे कि विकेंद्रीकरण के भी अपने गुण हैं, अपने लाभ हैं। वो इस प्रकार हैं। केंद्रीकृत व्यवस्था में क्षेत्रीय स्थानीय अधिकारियों को केंद्रीय सत्ता से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं रहती, इसलिए वे शीघ्र ले सकते हैं और इससे कार्य में विलंब नहीं होता है। विकेंद्रीकृत व्यवस्था द्वारा शीर्ष स्थित अधिकारी अथवा मुख्य कार्यालय का कार्यभार कम होता है तथा उसे राहत प्राप्त होती है। विकेंद्रित व्यवस्था में स्थानीय कर्मचारियों को प्रशासकीय कार्यों के संबंध में निर्णय लेने की काफ़ी सीमा तक स्वतंत्रता रहती है। स्थानीय संस्थाएं और अधिकारी जिन लोगों के लिए कार्य करते हैं वे उनके अत्यंत निकट होते हैं, इसलिए उनको पूरी सुविधा रहती है। जब शक्ति विकेंद्रित हो जाती है तो प्रशासन के अनेक दोष मिट जाते हैं, जैसे कि कार्यों की देरी, लाल फीताशाही आदि समाप्त हो जाती है और त्वरित कार्यवाही को प्रोत्साहन मिलता है। विकेंद्रित व्यवस्था में स्थानीय समस्याओं का उचित समाधान हो जाता है। विकेंद्रित व्यवस्था में शासन जनता के संपर्क में रहता है, इससे लोकतंत्र उतना ही व्यापक और वास्तविक होगा जितना व्यापक जनसंपर्क होगा और जनता का प्रशासन में सक्रिय सहयोग होगा। इन दो लाभों को देखने के बाद विकेंद्रीकरण के अपने कुछ दोष भी हैं कि इस व्यवस्था में केंद्रीय सत्ता का नियंत्रण पर्याप्त रहता है, जिससे स्थानीय कर्मचारियों में स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति बल पकड़ती है। इसमें समन्वय का अभाव होता है। विकेंद्रीकरण व्यवस्था में केंद्रीय और स्थानीय दोनों प्रकार के कर्मचारियों की व्यवस्था करनी पड़ती है, इससे इनकी संख्या अधिक हो जाती है और अपव्यय होता है। विकेंद्रित व्यवस्था में कर्मचारी राष्ट्रीय हित को भूल सकता है, क्योंकि कर्मचारी में स्थानीयता की भावना तीव्र हो जाती है और राष्ट्रीय हित को भूलकर अपने स्थानीय हितों की पूर्ति में लग जाते हैं। विकेंद्रित प्रणाली में शासन की एकरूपता नहीं पाई जाती है। विकेंद्रित व्यवस्था में स्थानीय राजनीति का जो दुष्प्रभाव है वो भी देखने को आता है। स्थानीय राजनीति स्थानीय शासन पर हावी हो सकती है। स्थानीय राजनीति के प्रवेश से क्षेत्रीय सेवा में कई जो इसके दुष्प्रभाव हैं वो सामने नजर आते हैं। केंद्रीकरण बनाम विकेंद्रीकरण के बारे में जो हमने ये चर्चा की, उसके आधार पर हम ये निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण में से किस पद्धति को सुनिश्चित रूप से अधिक अच्छा माना जाए ये कहना कठिन है, मुश्किल है, किंतु समय, परिस्थिति और कार्य की प्रकृति के आधार पर ही ये निर्धारण किया जाना चाहिए कि किस संगठन का केंद्रीकरण किया जाए और अथवा विकेंद्रीकरण। लेकिन व्यवहारिक रूप में देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि व्यवहार में किसी भी प्रशासकीय संगठन में इन दोनों ही प्रकार की प्रवृत्तियों अथवा पद्धतियों के कुछ न कुछ लक्षण अवश्य पाए जाते हैं। वस्तुतः इन दोनों ही पद्धतियों को साध्य नहीं समझना चाहिए, वरन उन्हें कुशल प्रशासन के उद्देश्य की प्रगति का साधन मात्र मानना चाहिए। किसी भी प्रशासकीय संगठन में ये दोनों प्रवृत्तियां इस अनुपात में अपनाई जानी चाहिए जिससे उसमें अकुशलता की मात्रा न्यूनतम की जा सके। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि इन दोनों में से कौन सी पद्धति प्रयुक्त की जानी चाहिए, इसके संबंध में कोई सामान्य वक्तव्य नहीं दिया जा सकता है। यह किए जाने वाले कार्य की प्रकृति और अन्य विशेष परिस्थितियों पर निर्भर करता है। थैंक यू।